प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के दक्षता अभ्यास 3 का पार्ट 8, जिसमें कि हम सवाल नंबर 19 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए, सवाल नंबर 19 के आगे यानी सवाल नंबर 1 से 18 तक हमने इसके 7 पार्टों में हल किया है। इन सभी 7 पार्टों का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके इस पूरे अभ्यास के पूरे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। सवाल नंबर 19 पे एक देखिए सूत्र वहाँ दिया गया है, 2 पर घात n ऋण 2 पर घात n ऋण 1 बराबर 4, तो n पर घात n का मान होगा। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका 1, दूसरा विकल्प दिया गया है 3/4 और तीसरा विकल्प 2 और चौथा विकल्प 27 दिया गया है। इसे आपको हल करना है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं इस सूत्र पे, आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। देखिए, यह सूत्र आपका जो दिया गया है, 2 पर घात n ऋण 2 पर घात n ऋण 1 दिया गया है। चलिए n का मान हम विभिन्न मान रख करके इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होता है। n के विभिन्न मान रख के हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या प्राप्त हो गया। चलिए मान लीजिए कि हम n का मान यहाँ 1 रखते हैं। अगर n का मान हम यहाँ 1 रखेंगे तो देखिए 2 पर घात ये 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए इधर वाले में n-1 है, तो अगर 1 रखा है n का मान तो 1 - 1 यानी 2 पर घात 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 होता है तो 2 पर घात 0 हो जाएगा। और 2 पर घात 1 का मतलब 2 हो गया और 2 पर घात 0 का मतलब 1 हो गया। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पे घात अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, 5005 हो या बहुत 5,50,000 हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जितनी बड़ी हो संख्या हो, अगर उस पे घात 0 लगी है तो इसका मतलब कि उसका मान सीधे सीधे 1 होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, जब इसमें हम 2 में से 1 घटाएं तो 1, और हमको मिला क्या, 2 पर घात 0 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से देखिए, अगर n का मान हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 पर घात 2। यहाँ देखिए n का मान 2 रखे तो ये 2 पर घात 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ऋण 1 मतलब 1 यानी 2 पर घात 1। और इसे हल करेंगे तो 2 पर घात 2 का मतलब ये 4 हो जाता है और 2 पर घात 1 मतलब 2 हो जाएगा। और 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2, तो आपको क्या मिला, 2 पर घात 1 मिला। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए n का मान हम 3 रखते हैं तो n का मान 3 रखेंगे तो 2 पर घात ये 3 हो जाएगा। और ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, n ऋण 1 है तो 3 ऋण 1 मतलब 2, तो 2 पर घात 2 हो जाएगा। और 2 पर घात 3 मतलब 8 हो गया और 2 पर घात 2 मतलब 4 हो गया। और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और 4 को हम 2 पर घात 2 लिख सकते हैं। अगर n का मान हम 4 रख देते हैं तो देखिए n का मान 4 रखें तो 2 पर घात 4 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पर घात 4 ऋण 1 मतलब 3 हो जाएगा। और 2 पर घात 4 का मतलब 16 हो गया और 2 पर घात 3 का मतलब 8 हो गया। और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर n का मान हम 7 लीजिए तो कुछ और बड़ी मान रख के हम देख सकते हैं। तो n का मान अगर हम 7 रखते हैं तो यहाँ क्या मिलता है, 2 पर घात 7 ऋण 2 पर घात 6। n का मान 7 रखा तो 2 पर घात 7 हो गया। और यहाँ n-1 है तो 7 ऋण 1 बराबर 6 हो जाएगा, n 2 पर घात 6 हो जाएगा। 2 पर घात 7 का मान 128 हो गया और 2 पर घात 6 का मान 164 होगा। और 128 में से अगर 64 घटाते हैं तो 64 मिलता है और 64 को 2 पर घात 6 मिलते हैं। अब यहाँ विचार करिए, यहाँ विचार ये करना है, आप देख रहे हैं इस सूत्र में जो ये लास्ट वाला है ये हल करने पर यही मिलता है। यानी 2 पर घात 7 ऋण 2 पर घात 6 बराबर 2 पर घात 6, 2 पर घात 4 ऋण 2 पर घात 3 बराबर 2 पर घात 3, 2 पर घात 3 ऋण 2 पर घात 2 बराबर 2 पर घात 2। ये देखिए लास्ट वाली संख्या ही मिलती है। अगर इससे हम तुलना करने लगे तो उपरोक्त उदाहरण से आप देखते हैं, आप क्या पाएंगे कि अगर n का मान हम n रख दे तो 2 पर घात n ऋण 2 पर घात n ऋण 1, यही संख्या बराबर हो जाएगी, इसके बराबर आएगी। जहां तक आपने इससे हल किया है देखिए, यहाँ देखिए 2 पर घात 7 ऋण 2 पर घात 6 बराबर 2 पर घात 6 आया। तो अगर यहाँ हम रखेंगे तो 2 पर घात n ऋण 2 पर घात n ऋण 1 और ये बराबर 2 पर घात n ऋण 1 आएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमने ये सारे उदाहरण इस चीज को आपको समझाने के लिए हमने बताया था। अब देखिए सूत्र में, लेकिन प्रश्न में क्या दिया गया है, 2 पर घात n ऋण 2 पर घात n ऋण 1 ये बराबर 4 दिया गया है।
अगर इससे और इससे तुलना करें तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। अगर इतना बराबर, इतना ही बराबर इतना और यही बराबर इसके है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर इन दोनों की तुलना करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 पर घात n ऋण 1 बराबर 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर घात 2 लिख सकते हैं। और अगर फिर तुलना करें तो ये क्या हो जाएगी, n ऋण 1 ये बराबर 2 के हो जाएगी। हम घातों की यहाँ तुलना कर लें, क्या कर लें, इन घातों की अगर तुलना कर लें तो 2n-1 बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए n-1 बराबर 2 हो गया तो n बराबर क्या हो जाएगी, 1 को इधर ले जाएंगे तो 2 धन 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो n का मान आपको 3 मिल गया, लेकिन उत्तर पूछ रहा है क्या प्रश्न में, n पर घात n, तो n पर घात n बराबर क्या हो जाएगा, 3 पर घात 3, और ये बराबर 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 27 देखिए आपके चौथे विकल्प में दिया गया है, और इसका मतलब ये चौथा विकल्प सही है। देखिए ये इस सवाल में कहते हैं कि एक घनाकार संदूक के भीतरी आयतन 32.768 घन मीटर है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा पर 3 घात, भुजा पर 3 घात, और तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, घन के आयतन इनका घनमूल, घन के आयतन का घनमूल। चलिए घन का आयतन का घनमूल, तो घन का आयतन आपका 32.768 दिया गया है, तो मतलब 32.768 का घनमूल यही आपका भुजा हो जाएगा। आइए इसका घनमूल हम निकालते हैं। तो देखिए इसमें हम जब पहले दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या में बदलते हैं, तो परिमेय संख्या में हमने बदल लिया, तो 32.768 को हम 32,768/1000 लिख सकते हैं, और इसका घनमूल हो जाएगा। अब परिमेय संख्या में घनमूल निकालते वक्त आप जानते हैं कि अंश का घनमूल अलग निकाल लिया जाता है और हर का घनमूल अलग निकाल लिया जाता है, और अंश और हर की जगह पर रख दिया जाता है, उसी परिमेय संख्या का वो घनमूल हो जाता है। तो देखिए 32,768/1000 का घनमूल, ये अंश का घनमूल मतलब 32,768 हर का घनमूल यानी 1000 का घनमूल। अब 32,768 का घनमूल, आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 32,768 को हम 2 से ये देखिए विभिन्न प्रकार से ये कटते जाते हैं और अंत में हमें 1 मिल जाता है। अब देखिए हम इसे क्या करते हैं, 2 का ये त्रिक बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 का एक त्रिक यहाँ बन गया, सॉरी ये 2 होगा, यहाँ 3 नहीं होगा, ये 2 होगा, 2-3 गलती से लिख गया हूँ। अब देखिए 2 का एक त्रिक यहाँ बन गया, 2 का 3 एक त्रिक यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ बन गया, और इस 8 को हमने यहाँ रख दिया था तो एक त्रिक यहाँ बन गया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 त्रिक बन गए। कितने त्रिक बने, 5 त्रिक बने। तो अब इनका घनमूल 32,768 का घनमूल क्या हो जाएगा, इन्हीं 5 त्रिकों में एक एक त्रिक में से एक एक गिनती हम लिख लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का 5 बार गुणा, और 1000 का घनमूल 10 बहुत बार आप निकाल चुके हैं और जानते भी हैं 1000 का घनमूल 10 होता है, तो उसी तरह से आप निकाल लेंगे। तो देखिए 2 का 5 बार गुणा किए 32/10 हो गया, और 10 से जब हम भाग कर देंगे तो 3.2 मीटर, यानी इसका आयतन मतलब इस संदूक का भीतरी लंबाई क्या हो जाएगी, 3.2 मीटर हो जाएगी, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 21 कहते हैं कि एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप जानते हैं कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा पर 3 घात, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन का घनमूल। तो इसी प्रकार से कूड़ेदान की भुजा बराबर कूड़ेदान के आयतन का घनमूल, और कूड़ेदान का आयतन दिया गया है 27,000, और 27,000 का घनमूल निकाल लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 27,000 का देखिए जब हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम जब 2 से काटते हैं तो 13,500 आ जाता है, फिर इसे 2 से काटते हैं तो 6,750 आ जाता है, और फिर इसे 2 से काटते हैं तो 3,375 आ जाता है। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं तो 1,125 आ जाता है, पुनः इसे 3 से काट देते हैं तो 375 आ जाता है, और 375 को 3 से काट देते हैं तो 125 आ जाता है। अब इसको हम 5 से काट देते हैं तो 5 से काटते हैं तो 25 आ जाता है, और फिर 25 को 5 से काटते हैं तो 5, और 5 को 5 से काट देते हैं तो 1 हो जाता है। जब हम इसका त्रिक बनाते हैं तो देखिए 2 का एक त्रिक बन गया, 3 का एक त्रिक बन गया, और 5 का एक त्रिक बना। इस प्रकार से 27,000 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 के एक त्रिक से हमने 2 लिया, गुणे 3 के एक त्रिक से 3 लिया, और 5 के एक त्रिक से 5 लिया, तीनों को गुणा कर दिया, तो 2 तिहाई 6 पंचे 30 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 22 चूंकि इतना बड़ा है कि लिखेंगे तो ये आधा बोर्ड तो सवाल नंबर 22 ही लिखने में ले लेगा,
इसलिए हम सवाल नंबर 22 को अब पढ़ रहे हैं, किताब में आप पढ़िएगा और हल हम यहाँ करके दिखाएंगे। देखिए, ये कहते हैं कि एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। एक बाग है जिसका एक कोने में एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है, जिसमें कि उससे खरपतवार जो निकलते हैं उसको उसमें डाल के कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि जब गड्ढे से मिट्टी खोदी जाती है तो आयतन बढ़ जाता है। फिर अगर गड्ढा खोद कर उसी में पाटने लगे तो मिट्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कुछ उलफुला हो जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि मिट्टी का आयतन 10% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्रॉली की में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भर कर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। जिसे कि 5 ट्राली के ट्रैक्टर से भर कर ट्रॉली में 5 ट्राली मतलब बाहर ले जाया जा रहा है। और ट्राली की माप दी गई है। यदि ट्राली की माप 2.75 मीटर गुड़े 2 मीटर गुड़े 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो आपको गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले उस मिट्टी का आयतन निकालेंगे और मिट्टी के आयतन से पहले हम ट्राली की आयतन निकालेंगे। और ट्राली, क्योंकि एक ट्राली का आयतन निकलेगा तो चूंकि 5 ट्राली गई है तो 5 से गुणा कर लेंगे तो निकाले गए मिट्टी का आयतन हमको मिल जाएगा। और जब निकाले गए मिट्टी का आयतन मिल जाएगा तो हमें गड्ढे का आयतन मिल जाएगा। और जब गड्ढे का आयतन मिल जाएगा तो हमें गड्ढे की भुजा मिल जाएगी, यानी गहराई मिल जाएगी। तो देखिए, ट्राली की माप आपको ये दी गई है। कितना दी गई है? 2.75 गुड़े 2 मीटर और गुड़े 0.625 मीटर। हम इसे सेंटीमीटर में यहीं बदल लेते हैं, क्योंकि बाद में दशमलव संख्याओं का थोड़ा सा गुणा भी करेंगे, बाद में घनमूल भी निकालेंगे, तो इसीलिए सेंटीमीटर में यहीं बदल लीजिए। तो देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.75 मीटर में 275 सेंटीमीटर और 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर और 0.625 मीटर में 62.6 सेंटीमीटर। ये आपका ट्रॉली हो गई। हम जब इसे इन तीनों का गुणा करते हैं तो आपका ये देखिए, ये संख्या आ जाती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 34,37,500 घन सेंटीमीटर आपकी ये आती है। क्योंकि ये एक ट्राली का आयतन है, एक ट्राली का आयतन है। और कितनी ट्राली गई है? 5 ट्राली मिट्टी गई है। तो 5 से जब हम गुणा कर देंगे तो आपका 5 से 34,37,500 में गुणा करेंगे तो इतनी बड़ी 1,71,87,500 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो निकाली गई मिट्टी का आयतन है। लेकिन यहाँ देखिए, इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो मिट्टी है ये घन के आयतन के, घन से जो मिट्टी निकालते हैं जब 10% बढ़ जाती है, यानी घन के आयतन का 10% ज्यादा है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि मान लीजिए कि घन का आयतन, मान लिया कि गड्ढे का आयतन x घन सेंटीमीटर। भाई, गड्ढा जो खोदा गया है उसका आयतन क्या है? x सेंटीमीटर है। फिर इसमें प्रश्न में कहा गया है कि चूंकि खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 10% बढ़ जाता है। इसलिए मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? x धन x का 10%, x घन x का 10%। चूंकि घन का आयतन, गड्ढे का आयतन हमने मान लिया है कि 1 सेंटीमीटर और मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, तो x का 10% अगर उसमें जोड़ लेंगे तो ये मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कि यह हो जाएगा x धन x गुणे 100/10, मतलब x धन x/10 घन सेंटीमीटर। यानी ये मिट्टी का आयतन आपको गड्ढे के आयतन से इस प्रकार से मिल गई। लेकिन प्रश्नानुसार ये कहते हैं कि गड्ढे का आयतन, मिट्टी का आयतन और इस बढ़े हुए गड्ढे का आयतन, ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब कि ये आपका 1,71,87,500 x धन x/10 के घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार आप x धन x/10 बराबर 1,71,87,500। हम जब इसे हल करेंगे तो देखिए, हल करेंगे तो 10 से करने यहाँ 10 हो जाएगा। 10 से मतलब इसका अगर हर बराबर करेंगे तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे या 10 से यहाँ गुणा कर लेंगे तो 10x धन x हो जाएगा। और ये जो नीचे x आएगा डायरेक्ट हमने यहाँ 10 से गुणा कर दिया, इसलिए इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो इधर भाग था तो इधर क्या हो गया? गुणा हो गया। और 10x धन 1x 11x बराबर हम 10 से अगर इसमें गुणा कर देंगे तो अभी तक ये 1 करोड़ का था तो 17,18,75,000 इतना घन सेंटीमीटर इतना हो गया। अब x का मान निकालने के लिए 11 से हमने भाग कर दिया तो आपका ये आ गया। फिर कितना आ गया? 1,56,00,000
25,000 घन सेंटीमीटर आपका आयतन आ गया। ये किसका आयतन? यक्ष का मान मिल गया। और यक्ष वास्तव में क्या है? यक्ष गड्ढे का आयतन है। यक्ष क्या है? गड्ढे का आयतन है। तो जब यक्ष गड्ढे का आयतन है तो इसका मतलब गड्ढे का आयतन आपको मिल गया कि 1,56,25,000 घन सेंटीमीटर गड्ढे का आयतन आपको मिल गया। चलिए, अब गड्ढे का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा पर 3 घात होती है, भुजा क्यूब। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? गड्ढे के आयतन का घनमूल हो जाएगा। और गड्ढे का आयतन आपका देखिए ये मिला है कि 1,56,25,000। तो 1,56,25,000 का आप घनमूल निकाल लीजिए। चलिए, इतनी बड़ी संख्या है तो इसका हम घनमूल ये निकालते हैं। आप देखते हैं कि हमने आपको बताया है कि अगर 3 शून्य है तो उन 3 शून्यों का घनमूल 1 हो जाए, मतलब 1 शून्य हो जाएगा, 1 शून्य हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से अगर इसे मान लीजिए हमें 2 से काटना चाहिए, 3 से काटना चाहिए, लेकिन आप जब लगाते लगाते 10 तक अगर आपको घन याद हो तो आपको जल्दी से निकाल ले जाएंगे, बहुत सारी चीजें अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ शून्य से चूंकि कट रहा है तो 10 से हमने काट दिया तो 1 शून्य कम हो गया, फिर 10 से काट दिया, फिर दूसरा शून्य, फिर यानी 3 बार 10 से कटने के बाद में ये सिर्फ 15,625 बचा। अब 15,625 को हमने 5 से काट दिया तो 3,125 हुआ, और 3,125 को 5 से काट दिया तो 625 हुआ, और 625 में 5 से डिवाइड किया तो 125 हुआ, और 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25, और 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5, और 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 मिल गया। और जब इसे एक त्रिक बनाए तो देखिए 10 का 1 त्रिक बना, 5 का 1 त्रिक ये बना, और 1 त्रिक यानी 5 के 2 त्रिक बने। तो इसका मतलब कि इसका घनमूल क्या हो जाएगा? हर त्रिक से एक संख्या लेते हैं तो 10 × 5 × 5, 10 × 5 × 5, तो 10 पचे 50, 50 पंचे 250 सेंटीमीटर यानी 250 सेंटीमीटर। और जब इसे मीटर में बदलेंगे तो 2.5 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये अभ्यास दक्षता अभ्यास 3 समाप्त होता है, और इसी के साथ आपका कक्षा 8 गणित मंथन का इकाई 3 घनमूल भी समाप्त होता है। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास, अगले अध्याय, अगले इकाई के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।